नमस्कार। आज बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी की। एक ऐसा टॉपिक जो जितना पावरफुल है उतना ही कॉम्प्लेक्स भी। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हमारे फ्यूचर एनर्जी की ज़रूरतों को पूरा करने का दम है, पर अपने साथ कुछ बहुत बड़े सवाल भी लेकर आती है। तो चलिए समझते हैं कि इस ज़बरदस्त ताकत के पीछे का साइंस क्या है और इससे जुड़े विवाद क्या हैं। यही वो सवाल है जो न्यूक्लियर पावर की जड़ में है। सोचिए, एक ऐसी चीज जिसे हम देख तक नहीं सकते, उसमें इतनी ताकत कैसे छुपी हो सकती है कि वो पूरे के पूरे शहर को रोशन कर दे। चलिए इसी सफर पर निकलते हैं और इस राज को समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले कि ये एनर्जी आखिर है क्या, फिर एक रिएक्टर इसे बिजली में कैसे बदलता है, इसके बाद इसके फायदे और नुकसान क्या-क्या हैं, और आखिर में हम देखेंगे कि इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या है और क्यों ये इतना खास है। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक साइंस से। आखिर ये सब काम करता कैसे है? देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी का पूरा खेल एक ही प्रोसेस पे टिका है, न्यूक्लियर फिजन, यानी नाभिकीय विखंडन। आसान भाषा में कहें तो एक भारी एटम का सेंटर यानी न्यूक्लियस टूटकर 2 छोटे हिस्सों में बंट जाता है, और जब ये टूटता है ना, तो जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है। बस इसी एनर्जी को हम बिजली बनाने के लिए पकड़ लेते हैं। लेकिन जो बात इसे सच में इतना पावरफुल बनाती है वो है चेन रिएक्शन। इसे ना आप गिरते हुए डोमिनोज की तरह सोच सकते हैं। एक न्यूट्रॉन ने एक एटम को हिट किया, वो टूटा और उससे निकले 2-3 और न्यूट्रॉन। अब वो नए न्यूट्रॉन आगे जाकर दूसरे एटम्स को हिट करते हैं, और बस ये प्रोसेस अपने आप चलता रहता है, बढ़ता रहता है। एक सेल्फ सस्टेनिंग रिएक्शन जिससे लगातार एनर्जी बनती रहती है। तो सवाल ये है कि ये एनर्जी आती कहाँ से है? इसका जवाब छिपा है आइंस्टाइन के मशहूर फॉर्मूले E = mc² में। होता क्या है कि जब एक एटम टूटता है तो उसके टुकड़ों का कुल वजन असली एटम से थोड़ा सा कम होता है। ये जो छोटा सा मास गायब हुआ है ना, वही असल में एनर्जी में बदल जाता है। और क्योंकि इस फॉर्मूले में c यानी प्रकाश की गति एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है, इसलिए जरा से मास से भी अनइमेजिनेबल, मतलब कल्पना से भी परे एनर्जी पैदा होती है। ठीक है, साइंस तो समझ आ गया, पर इस न्यूक्लियर फिशन को हम असलियत में बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल कैसे करते हैं? यहीं पर आता है न्यूक्लियर रिएक्टर। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर एक अरबों डॉलर के न्यूक्लियर रिएक्टर का मेन काम फंडामेंटली एक ही है: पानी उबालना। जी हाँ, सही सुना आपने। ये बस एक बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड और हाईटेक केतली है जो बेहद कंट्रोल्ड तरीके से भाप बनाती है। तो देखिए, रिएक्टर के दिल में होती हैं फ्यूल रॉड्स, जहां यूरेनियम के एटम टूटते हैं और भयंकर गर्मी पैदा होती है। अब इस रिएक्शन को कंट्रोल में रखने के लिए होती हैं कंट्रोल रॉड्स, जो जरूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन सोख लेती हैं और रिएक्शन को धीमा कर देती हैं। एक कूलेंट इस गर्मी को रिएक्टर से बाहर निकालता है और उससे पानी उबाला जाता है। फिर क्या, बनी हुई भाप टरबाइन को घुमाती है और बिजली पैदा हो जाती है। ये पूरा प्रोसेस बेहद सटीक और कंट्रोल्ड होता है। ओके, तो अब हमें ये पता है कि ये काम कैसे करता है, पर बड़ा सवाल ये है कि हमें इसका इस्तेमाल करना ही क्यों चाहिए? इसके फायदे क्या हैं जो बाकी सोर्सेज में नहीं है? देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी के सपोर्ट में सबसे बड़ा पॉइंट है इसका क्लाइमेट पर असर। ये लगभग 0 कार्बन एमिशन के साथ बिजली पैदा करती है, मतलब क्लाइमेट चेंज से लड़ने में ये एक बहुत बड़ा टूल हो सकता है। दूसरा, ये सोलर या विंड की तरह मौसम पर डिपेंडेंट नहीं है। दिन हो या रात, ये 24/7 भरोसेमंद बिजली देती है। और हाँ, एनर्जी डेंसिटी, मतलब बहुत कम फ्यूल से बहुत ज़्यादा एनर्जी बनती है, जो देशों को एनर्जी के मामले में सिक्योर और आत्मनिर्भर बनाती है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी के इन बड़े बड़े वादों के साथ कुछ बहुत ही सीरियस रिस्क और चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। और यही पूरी डिबेट का निचोड़ है। मतलब ये एक दो-धारी तलवार है ना? एक तरफ है वादा क्लीन एनर्जी का, 24/7 भरोसेमंद पावर का, और दूसरी तरफ है इसका खतरा, वो न्यूक्लियर वेस्ट जो हजारों साल तक खतरनाक रहता है। चेर्नोबिल और फुकुशिमा जैसे हादसों का डर, और हाँ, इन्हें बनाने में जो बेहिसाब पैसा लगता है वो अलग। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रेड ऑफ है, एक बहुत बड़ा समझौता। चलिए अब इस पूरी ग्लोबल डिबेट को इंडिया के नजरिए से देखते हैं। भारत का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो हमेशा से ही दुनिया में काफी यूनिक और दूर की सोच वाला रहा है। ये शब्द हैं भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक डॉक्टर होमी जे भाभा के। उनका सपना सिर्फ बिजली बनाना नहीं था, बल्कि भारत को न्यूक्लियर साइंस और टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर बनाना था। और यही विजन आज भी इस प्रोग्राम की नींव है।
भारत के न्यूक्लियर जर्नी में कई उतार चढ़ाव आए हैं। 1948 में एक सपने से इसकी शुरुआत हुई, 1969 में पहला रिएक्टर बना और 2008 में ऐतिहासिक न्यूक्लियर डील के साथ भारत दुनिया से फिर से जुड़ा। तो ये सिर्फ बिजली की कहानी नहीं है, ये आत्मनिर्भरता और ग्लोबल स्टेज पर अपनी जगह बनाने की भी कहानी है। तो आज की तारीख में इंडिया कहाँ खड़ा है? ये चार्ट साफ दिखाता है कि हमारी ज्यादातर बिजली आज भी कोयले से ही आती है। न्यूक्लियर एनर्जी का हिस्सा, जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी काफी छोटा है। लेकिन भारत की बढ़ती एनर्जी की जरूरतें और क्लाइमेट चेंज से लड़ने के कमिटमेंट्स को देखें तो इसका रोल भविष्य में बहुत ही जरूरी हो सकता है। आज की तारीख में भारत में 23 न्यूक्लियर रिएक्टर ऑपरेट कर रहे हैं। अब ये नंबर शायद आपको बहुत बड़ा न लगे, लेकिन ये एक मजबूत फाउंडेशन है और सरकार के जो प्लान्स हैं वो बताते हैं कि आने वाले दशकों में ये नंबर काफी बढ़ने वाला है। ये इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर सीरियसनेस को दिखाता है। और यहीं पर इंडिया का रास्ता दुनिया से अलग और बहुत अनोखा हो जाता है। देखिए, इंडिया के पास यूरेनियम के भंडार कम हैं, लेकिन थोरियम का एक विशाल भंडार है। तो ये जो 3 स्टेज प्रोग्राम है, ये इसी थोरियम को भविष्य का फ्यूल बनाने का एक बहुत ही स्मार्ट और लॉन्ग टर्म प्लान है। पहला स्टेज मौजूदा रिएक्टरों से फ्यूल तैयार करता है, दूसरा स्टेज उस फ्यूल को और पावरफुल बनाता है, और फाइनल तीसरा स्टेज थोरियम का इस्तेमाल करके इंडिया को सदियों तक की एनर्जी सिक्योरिटी दे सकता है। ये एक लंबा और बहुत महत्वाकांक्षी सफर है। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर आ जाते हैं। एक तरफ है क्लीन एनर्जी और आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा वादा, तो दूसरी तरफ है गहरे रिस्क और चुनौतियां। भारत के सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए सही बैलेंस क्या है, इस पर सोचना और बात करना आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।